स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर ACSV 01 के ब्लॉक 5 एजुकेशनल नीड एंड असेसमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटी से है। ये हमारा पेपर ACSV 01 का लास्ट टॉपिक है। आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। दृष्टिबाधित के साथ बहुविकलांगता वाले बच्चों की समस्या और उनकी शिक्षा। जो विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन है उनके साथ उनको कोई और अदर डिसेबिलिटी है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन या सेरेब्रल पाल्सी या फिर ऑटिज़म, तो उन बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो किस तरह से देना चाहिए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, यही सब आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। जो पहला है वो दृष्टिबाधित के साथ मंदबुद्धि बच्चों की समस्या। जो दृष्टिहीन भी है उसके साथ ही उसको वो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन से भी प्रभावित है। ऐसे बच्चों में जो समस्या होती है वो आसपास के वातावरण से सूचना प्राप्त करने की जो उनकी क्षमता होती है वो सीमित होती है, या बिल्कुल नहीं कर पाते, या बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। दूसरा, ये बच्चे को आवाज़ सुनने, पहचानने या याद रखने की समस्या होती है। जो अलग अलग आवाज़ साउंड है, जैसे हर गाड़ी का साउंड अलग होगा, या कोई एनिमल अगर आवाज़ कर रहा है उसका अलग होगा, घर में भी घर के मेंबर का सभी का आवाज़ अलग अलग है। तो जो आवाज़ है उसको डिफ्रेंशिएट करना या उसको अलग अलग करना, किस चीज़ का आ रहा है, कौन हमें बुला रहा है, क्या हमें बता रहा है, या फिर जो आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो सुन के उसको समझ के और उसको फिर करना। तो ये तीनों जो प्रक्रिया है उनको करने, सुनने की, समझने की और करने की, इसमें भी उनको परेशानी होती है। ये बच्चे भाषा, ध्वनियों और संदेश के लिए उपयुक्त इशारों की नकल करके अर्थ समझते हैं। तो इनको अगर जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं उसमें भी परेशानी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनको जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें भी प्रॉब्लम होगा। इन सभी समस्याओं के कारण सीमित संचार, जो उनका कम्युनिकेशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। घर के मेंबर के साथ कर रहा है, बाहर किसी मेंबर के साथ नहीं कर पा रहा है, या अपनी सोसाइटी में ही नीचे जा रहा है, स्कूल में भी जा रहा है बच्चा, तो दूसरे बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो रही है, या फिर टीचर से अपनी समस्या भी बच्चा प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहा। फिर सीमित बौद्धिक क्षमता और धीमी बौद्धिक प्रक्रिया होती है, जिससे उनका जो एजुकेशनल है वो सारा डिले या पीछे पीछे होने लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो दृष्टि क्षति के साथ सेरेब्रल पाल्सी, जो CP बच्चे, इन बच्चों को गति, समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है और शरीर की स्थिति के साथ समस्या होती है। इन बच्चों को चलने में भी दिक्कत हो सकती है। इनका कई बच्चों का अपर लिम्ब सिर्फ दिक्कत है, या कई बच्चों का चारों लिम्स में प्रॉब्लम होती है। तो हर बच्चे की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग अलग होगा। इन बच्चों में मस्तिष्क क्षति के कारण दृष्टि, श्रवण और समझ और गति के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनको देखने में भी दिक्कत हो सकती है, सुनने में भी समस्या हो सकती है। फिर अगर देख और सुन नहीं पा रहे हैं तो किसी बात को या भी किसी चीज़ को समझने में भी परेशानी होगी। फिर इनका जो मूवमेंट है वो भी प्रभावित होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना या फिर चलना। फिर है इंद्रियों की सीमित क्षमता के कारण बच्चों को आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। जो इन बच्चों में जो उनका सेंसरी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, उसमें भी लैक है। तो इस तरह से जो बच्चे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या लेते हैं देख के, सुन के, तो वो भी बहुत सीमित हो जाता है, या इसका ज़्यादा अवसर भी नहीं मिलता है, क्योंकि इन बच्चों का मूवमेंट कम है, घर के बाहर कम जा रहे हैं या पेरेंट्स लेके नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, फिर उस इन्फॉर्मेशन से जानकारी लेना है, वो भी बहुत प्रभावित होता है। फिर मांसपेशियों पर नियंत्रण के कारण संकेत, हाव भाव और वाणी की आवाज़
बनाने में भी दिक्कत होती है। इनका जो स्पीच इन बच्चों को स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है। फिर जो वो अपने हाव भाव से या जो फेशियल पोस्चर है उससे या बॉडी पोस्चर है उससे बच्चे को अगर कोई चीज़ बताना है उसमें भी इन बच्चों को कठिनाई होती है। फिर हमारा तीसरा है दृष्टि क्षति के साथ ऑटिज्म। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को जानकारी संसाधित करने में समस्या होती है। जो भी वो जानकारी बच्चे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको वो पूरी तरह से प्रोसेस में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यह जानकारी अधिकतर इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है। इन बच्चों में जो मुख्य जो परेशानी होती है वह शरीर की हरकतों, शरीर के हाव भाव और क्रियाओं को समझने में कठिनाई। फिर ये बच्चे एक सूचनात्मक वातावरण में लाभान्वित होते हैं, लेकिन यह संबंधित प्रक्रिया को करने में असमर्थ होते हैं। फिर है दूसरा, उन्हें उचित प्रक्रिया देना मुश्किल लगता है। कोई आप चीज़ उनको करने को बोल रहे हो तो उनको वो करने में समस्या होती है या अच्छी तरह से कर नहीं पाते। इन बच्चों को संबंध स्थापित करने या खुद को अभिव्यक्त करने में भी समस्या होती है। अगर कहीं नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरे लोगों से हमें बात करना है, कम्युनिकेट करना है, उसमें भी इन बच्चों को दिक्कत होती है। और जो अपनी समस्या है या ये अपनी बात है वो भी ये नहीं कह पाते हैं। कई ऑटिस्टिक बच्चे घर में भी अपने जो पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, दादा दादी है, उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते। ये अपने आप ही स्वयं केंद्रित होते हैं। एक कमरे में बैठे रहना या अपने आप से ही बातें करना या अपने आप में ही कुछ ऐसी जो मोमेंट है या हरकत है वो करते रहते हैं। इन बच्चों के लिए उचित माध्यमों से संदेशों को याद रखने, समझने और व्यक्त करने के लिए संचार सिखाना आवश्यक होता है। तो इन बच्चों को जो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हम बच्चों में डेवलप करेंगे, किस तरह से वो बात को समझ सकते हैं, अपनी बात को हम तक बता सकते हैं, हमारे साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्किल भी इन बच्चों को सिखाना होता है। फिर है हमारा शिक्षा। दृष्टि क्षति के साथ बहुत विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि दृष्टि और अन्य विकलांग बच्चों के लिए सीखने के अनुभव और आत्म देखभाल की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम बच्चों के अनुकूल और कार्यात्मक हो। जो भी हम इन बच्चों को इनके शिक्षा में जो शामिल करेंगे उसमें अधिकतर मात्रा में जो बच्चे का डेली लिविंग स्किल्स है उसको हम शामिल करते हैं। जैसे अपना नहाना है, खाना है, खुद ड्रेसअप होना है, कॉम्ब करना है, बाल ठीक करना है, चेहरे पे अगर क्रीम लगाना है या फिर रेडी होना है, सारे कपड़े पहन के, पैंट है, शर्ट, सॉक्स, शूज़ का लेस बांधना। तो ये सारा इनका डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में आएगा। पानी ग्लास में पानी डाल के पानी पीना है, टॉयलेटिंग का है तो वो भी उनको हम जाके टॉयलेट कैसे यूज़ करना है या वहाँ पे बाथरूम में कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, वो खुद अगर नहा रहे हैं तो किस तरह से नहाएंगे। तो ये सब का भी इनको एक तरह से ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव करना है तो वो भी किस तरह से ये मूव करे जो इनको चोट न लगे, ये सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सीखने के अनुभवों के माध्यम से बच्चा परिवार के सदस्यों की पहचान करना, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करना और उन पर भरोसा करना सीखता है। जब तक जो बच्चे हैं ये उनको रैपो डेवलप नहीं होगा, वो पेरेंट्स है या स्कूल में टीचर है या कोई भी अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट, अगर इनके साथ इन पे काम करें इन बच्चों पे, तो वो जब तक उन पे भरोसा नहीं करेंगे, उन पे बच्चे को विश्वास नहीं होगा, तब तक वो पूरी तरह से ठीक तरह से ना वो उस बच्चे को सिखा पाएंगे ना बच्चा सीख पाएगा और जो उसकी समस्या है वो भी नहीं बता पाएगा। तो इन बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी जो संबंध स्थापित करने में परेशानी होती है वहाँ पे भी इन बच्चों को मदद करना है और जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ तो करना ही है। इस भरोसे के माध्यम से बच्चा मदद और ज़रूरतों के लिए संवाद करना सीखता है। जब उन्हें विश्वास होने लगता है बच्चे को धीरे धीरे, तो वो फिर अपना जो बात है वो कम्युनिकेट करते हैं या बताते हैं।
और जो भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो भी बच्चा अच्छे तरह से ग्रहण करता है। फिर दृष्टि क्षति के साथ बहुविकलांगता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या जो बनाया गया है। जो सबसे पहला है वो बच्चे की क्रियात्मक दृष्टि और श्रवण तथा अन्य इंद्रियों वातावरण में होने वाली गतिविधियों को सीखने में मदद करती है। तो बच्चे का जो करिकुलम है वो हमें इस तरह से बनाना चाहिए बच्चे के लिए कि वो अपने जो क्रियात्मक पार्ट है उसको हमें ज़्यादा इसमें शामिल करना है, ताकि वो बच्चे करते हुए भी चीज़ों को सीखे। जो कुछ भी अगर हम उनको करना सिखा रहे हैं तो वो गतिविधि करते हुए खुद से, मतलब थ्योरी कम और प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा हमको इंक्लूड करना है। फिर दूसरा है वास्तविक वस्तुओं, व्यक्तियों, गतिविधियों या कार्यों के माध्यम से और बच्चा व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम से सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में विभिन्न गतिविधियों से सीखता है। जो हमारे आसपास हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, किस तरह से हम चीज़ों करते हैं, वो बच्चा कॉपी करके भी सीखता है, देख के भी सीखता है। जैसे अगर आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो वो अपने भाई बहन का, मदर का, फादर का, घर में जितने मेंबर है सबको कॉपी करता है। आप कंघी किस तरह से कर रहे हो, या कोई सामान कैसे होल्ड कर रहे हो, उठा रहे हो, या एक जगह से दूसरे जगह रख रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देख के ही सीख लेते हैं, कॉपी करके ही सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इन बच्चों को उस तरह से इन्वायरमेंट उन बच्चों के लिए बनाना है, क्रिएट करना है, ताकि वो हमें अनुसरण करके भी सीखें और जहाँ हेल्प करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको हेल्प करें उस गतिविधि में, उस कार्य को करने में, ताकि बच्चा अच्छे से करना सीख सके। फिर इसके बाद है हमारा टीम अप्रूवल। जब इन बच्चों का हम आईपी बनाते हैं, जो एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, उसमें टीम में किस किस का होना ज़रूरी है और उसका जो अप्रूवल है वो किस तरह से होगा। बच्चा अपने प्राकृतिक वातावरण में सीखता है, उतने लोगों को वो जानता है, जैसे परिवार के सदस्य, स्कूल, जो पड़ोसी है और अन्य सामाजिक व्यक्ति जो बच्चे के साथ संपर्क में आते हैं। तो घर के सारे मेंबर हो गए, हमारे पड़ोसी। फिर अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में उनके जो क्लासमेट्स हैं वो हैं, टीचर है और अदर क्लास के बच्चे भी होंगे, और सामाजिक व्यक्ति। अगर हमारा कोई नई जगह जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो, या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी बच्चे के संपर्क में आते हैं। हम बच्चे को कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बच्चा संपर्क में आता है। वे सभी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाहर के लोगों से भी हम देख के या अनुकरण करके सीखते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या क्लास में वही हम सिर्फ चीज़ सीखते हैं, या घर में जो हमें पेरेंट्स बता रहे हैं। हम बहुत सारे चीज़ें हैं जो अपने फ्रेंड्स से या दूसरे लोगों को, आजकल तो बहुत सारा माध्यम हो गया, यूट्यूब, ऑनलाइन भी देखते हैं, अलग अलग साइट्स है, तो वहाँ पे भी देख के हम सीख सकते हैं। बच्चे की शिक्षा में माता पिता और घर के सदस्यों के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो माता पिता का जो नज़रिया है वो बच्चे के प्रति कैसा है, और वो बच्चे को किस तरह से उनकी देखभाल या उनका जो एजुकेशनल प्लान है उसमें मदद करते हैं। तो माता पिता की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाते समय परिवार के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बच्चे के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। बच्चे को पालने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों के कंधों पे होती है, विशेष रूप से माँ। प्रथम संपर्क व्यक्ति होती है। जो पहला हमारा कुछ भी सीखने का जो है वो हम सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में या माँ से ही सीखते हैं। अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले दौड़ के अपनी माँ के पास ही जाता है। किसी की शिकायत करनी हो, या बच्चे को चोट लग जाए, या बच्चा गिर जाए, या कुछ बात बतानी है, तो यहाँ पे जो माँ है उनकी भूमिका तो है ही, उनकी भूमिका सबसे प्रथम और प्रमुख है, क्योंकि वो बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताती है।
फिर माता का सहयोग और बाल हस्तक्षेप कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर बच्चे में कोई भी दिक्कत है तो सबसे पहले जो नोटिस करने का होता है वो माँ ही करती है कि बच्चे में कुछ बदलाव है या नॉर्मल से कुछ अलग है। तो बच्चा देख पा रहा है कि नहीं, उसे परेशानी हो रही है, वो सुन पा रहा है कि नहीं प्रॉपर, जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है उसको अगर हम देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो जितना जल्दी बच्चे में किसी चीज़ की परेशानी है वो हमें पता चले, उतना जल्दी हम उसका निवारण या बच्चे को सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे जो प्रथम भूमिका है वो माँ की है, और माँ का मानना है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो। तो क्या हम करेंगे जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो। जैसे अगर हम स्कूल चूज़ करने की बात करें तो वहाँ पे भी मदर का डिसीजन होता है कि हमें बच्चे को किस स्कूल में डालना है, उसके ताकि उसको अच्छा एजुकेशन मिले। या अगर ड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मदर सबसे पहले पसंद करती कि ये कपड़ा है या ये रंग है जो हमारे बच्चे पे बहुत अच्छा लगेगा, या उसका खिलौना चुनने का हो, या बच्चे को बाहर ले जाने का हो तो कहाँ लेके जाए, बच्चे को कार्टून दिखाना है या फिल्म दिखाना है, तो वहाँ पे भी माँ का ही रोल ज़्यादा होता है कि बच्चे को हम क्या दिखाएं ताकि बच्चे को अच्छा लगे और वो उससे कुछ सीख भी सके। शिक्षक का कार्य माता पिता, पारिवारिक चिकित्सक आदि के साथ चर्चा के बाद बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रम है वो बनाई जाती है। यहाँ पे जो बच्चे की क्षमता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, और उनके साथ जो भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, या साइकोलॉजिस्ट है, या फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, या स्पेशल टीचर है, और पेरेंट्स तो माता पिता तो आ ही गए। तो इन सारे लोगों का जो राय है या वो सारे मिलके जो बच्चे का एजुकेशनल प्लान है वो डिसाइड करते हैं, वो बनाते हैं, और ये टाइम टू टाइम बनता है। और इस पे फिर मूल्यांकन करने के बाद फिर अगर बच्चा पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया या नहीं सीख पाया है तो हम उसको रिपीट करेंगे, या बच्चा कवर अप कर लिया है तो हम फिर दूसरा बनाएंगे। तो इसमें बच्चे का जो एजुकेशनल प्लान बनाना है उसमें ये सारे लोगों की भूमिका होती है। शिक्षक प्रमुख व्यक्ति होता है जो बच्चे के संपर्क में रहता है और माता पिता और चिकित्सक को सारी जानकारी देता है। जो टीचर है वो अगर बच्चे की कोई जानकारी देनी है तो वो डॉक्टर को भी देगा और माता पिता को भी, जो बच्चे के लिए सही है या कुछ चेंज करना है या बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। वे बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाने में उपयोगी होते हैं। जो भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हम बच्चे का जो आईपी प्लान है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसमें कुछ ऐड करना है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उनके जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से होगा। फिर है सीखने का माहौल। बच्चे को एक उत्तरदायित्व वातावरण प्रदान करें। जो हमारे आसपास का या घर का या स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, तो वो भी हमें देखना है। फिर है पाठ्यक्रम का पूरा उद्देश्य विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को खुश और जिज्ञासु बनाए रखना है। तो किस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट करते रहें या उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करते रहें ताकि वो बच्चे नए नए स्किल्स को, नए नए चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप में उत्साह उनमें आता रहे। फिर इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बच्चा अपनी दैनिक गतिविधियों में सामाजिकता लाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में उपयोगी हो सकता है। इन बच्चों के लिए हमें ऐसा शिक्षा की व्यवस्था करना है कि वो अपने जो डेली लिविंग स्किल्स है वो तो सीखे ही, साथ ही बड़े होने पे ये अपने पैरों पे या आर्थिक रूप से खुद में वो स्वतंत्र और संपन्न हो, ताकि वो अपना जो जीवन है वो अच्छे तरह से जी सके। फिर एक VIED बच्चों की अनूठी ज़रूरतें होती है और सीखने की एक अलग शैली होती है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो हर बच्चे की सीखने का जो तरीका है या शैली है वो एक बच्चे से भिन्न होता है। कोई और बच्चा है वो दूसरे तरीके से सीखेगा, कोई और बच्चा वो और हो सकता है और फिर दूसरा तरीका वहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़े। तो एक IP से हम सारे बच्चे को एजुकेशन प्राप्त नहीं करवा सकते या नहीं दे सकते। ये यहाँ पे हमें सारे बच्चे के लिए अलग अलग IP बनाना होता है। वस्तुओं और गतिविधियों के साथ पाठ्यक्रम का उपयोग करके लोगों के प्रति बच्चे के संपर्क को बढ़ाया जा सकता है। जो हम
एक्टिविटीज़ है वो हम बच्चे के आवश्यकता के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर जो हम टीएलएम या वस्तु देते हैं बच्चे को, खिलौना है, टीएलएम मटेरियल्स है, चार्ट है, ऑडियो वीडियो एड्स है, तो वहाँ पे जो बच्चे को किस तरह का अच्छा लगेगा उसके हिसाब से हम हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हम उपलब्ध करवा सकते हैं, उनके संपर्क में ला सकते हैं। अगर बच्चा कोई काम करना नहीं सीख पा रहा है तो वहाँ पे हम एक्टिविटी या छोटा सा गेम की तरह हम भी कर सकते हैं, ताकि बच्चा वहाँ पे अनुकरण करे, देखे कि ये लोग कैसे करते हैं, तो उस तरह से भी वो सीखे। तो हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बच्चे को सिखाने के लिए कर सकते हैं। फिर है शैक्षिक निर्णय लेते समय VIMD बालकों को केंद्र में होना चाहिए। जब भी हम एजुकेशनल प्लान या इन बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्लान बना रहे हैं तो हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी प्लान बनाना है। बच्चे की क्षमता करने, बच्चा कितना देर में कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती है, यहाँ पे कलर भी है, तो हर एक चीज़ को हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। फिर बच्चे के शैक्षिक निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पेरेंट्स, माता पिता तो है ही, अगर परिवार के अन्य मेंबर है वो भी बच्चों के साथ डील करते हैं तो उनका भी जो योगदान है वो महत्वपूर्ण होगा। सामूहिक दृष्टिकोण एक प्रभावी तरीका है VIAD बच्चों के साथ काम करने के लिए। जो ग्रुप में करे या सामूहिक रूप से करे तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। सीखने और संचार के लिए बच्चे के अवसरों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व वातावरण आवश्यक है। जो बच्चे के नीड्स के हिसाब से हम जो आसपास का वातावरण है वो हम बना सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे अनुभवों के माध्यम से निकटतक परिवेश में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से करते हैं, तभी बच्चा अच्छा सीख पाता है। हम सिर्फ बोलते रहे और बच्चा सुनता रहे तो उस तरह से बच्चा नहीं सीख पाएगा। जब बच्चा को खुद वो चीज़ करना होता है तभी बच्चा अच्छे तरह से सीखता है। जैसे कहानी की किताबों को ब्रेल लिपि में हम उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर बच्चा बिग प्रिंटेड बुक वाले से नहीं कर सकता है तो हम उसको फिर ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवा सकते हैं। पुस्तकों को स्पर्शीय वस्तुओं का उपयोग करना, पुस्तकों में स्पर्शीय वस्तुओं का उपयोग करना, संख्याओं के आकार और रंगों की पहचान करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे नॉर्मल बच्चे को हम करवाते हैं तो A फॉर एप्पल बताते हैं तो वहाँ पे एप्पल का पिक्चर होता है, बच्चा आसानी से देख लेता है। लेकिन यहाँ पे जो VIMD वाले बच्चे हैं वो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वहाँ पे हम अगर ब्रेल बुक में लिख रहे हैं, बच्चे के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उभरा हुआ फ़ोटो दिखा सकते हैं, या बच्चे को लाइव हम एप्पल हाथ में दे सकते हैं कि वो टच करके उसका शेप कैसा है उसको महसूस कर सकता है और उससे जान सकता है कि जो शेप का साइज है वो ऐसा होता है, ऐसे आकार का है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेंसरी स्टिमुलेशन रूम। संवेदी उत्तेजना कक्ष का अर्थ है बच्चों में भी जो बच्चों में इंद्रियां बची हुई है, जैसे दृष्टि, श्रवण और स्पर्श, उसका हम और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अच्छे से इस्तेमाल करना बच्चे में कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस कमरे में विभिन्न वस्तुओं द्वारा उपयोग की जाती है और उनकी इंद्रियों को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर बच्चे में वो जो स्किल्स है वो बची हुई है लेकिन वो बच्चा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो जो बची हुई इंद्रियां या सेंसरी स्किल्स है उसको हमें डेवलप करना है और उसका इस्तेमाल करना सिखाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है दृष्टि क्षति के साथ बहुविकलांगता वाले बच्चे की इंद्रियों को उत्तेजित करना। फिर दूसरा है जो बची हुई क्षमता है उसको उपयोग करके इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। फिर हमारा तीसरा है नैदानिक और प्रदर्शन पहलुओं का आकलन। फिर है तत्कालीन वातावरण में वस्तुओं द्वारा लगाव। जो हमारे आसपास के वातावरण में कोई वस्तु है तो उससे बच्चे का लगाव या बच्चे को उसके बारे में बताना। फिर संचार कौशल का विकास करना, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है उसका भी हम यहाँ पे विकास बच्चे में कर सकते हैं।
ये आप पिक्चर में देख रहे हो सेंसरी स्टिमुलेशन रूम है। इसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और जो बच्चे के लिए टीएलएम चाहिए वो भी रखा हुआ है। और इसमें लाइट्स है और हर एक बच्चे का पसंद अलग अलग होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि बच्चे भी अपने पसंद के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये एक तरह से बच्चे में जो उनकी इंद्रियां बची हुई है उसको हमें यूटिलाइज करना है। उसके द्वारा हमें बच्चे को करना भी, स्किल्स भी करना सिखाना है और उनमें इसके माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल है, एजुकेशनल स्किल है, वो भी बच्चे में बढ़ाना है। फिर यह कमरा निम्नलिखित रूप से निम्नलिखित सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें इन कमरों में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे विजुअल फील्ड गेजिंग, फिक्स गेज रोटेशन और स्ट्रोबोस्कोप, फिर फ्लैशर लाइट, फिर स्पॉट लाइट, डांस फ्लोर इस्तेमाल होने वाली जो ग्लास बॉल फॉक्स लाइट है, फिर अल्ट्रावोलेट लाइट रेज आदि जैसे दृष्टिमापन वाले उपकरणों का उपयोग। फिर इसमें एक और अनुनाद बोर्ड जो विशेषकर लकड़ी बोर्ड की तरह होता है, उस पर बच्चे आराम से बैठ के कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर उसमें है स्टिमुलेशन बॉक्स और अलग अलग तीव्रता और क्षमता के लिए अन्य उपकरण का उपयोग बच्चे की देखने और सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्पर्शीय विकास और संवेदी धारणा के लिए गुणवत्ता, स्पर्शीय सतह और विभिन्न सामग्रियों के डिजाइन का उपयोग किया जाता है। फिर बच्चे को अलग अलग ऊंचाई पर रखी वस्तुओं और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के माध्यम से अन्वेषण करने दे और अनुभव करने दे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे प्राप्त करने दे। जो वहाँ पे चीज़ें रखी हुई है उसके हिसाब से बच्चा उस चीज़ को देख रहा है, अपने हिसाब से उसको टच कर रहा है, उसको फील कर रहा है और जो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है उसे आराम से लेने दे। ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से विभिन्न रंगों तथा प्रकाश के सामने बच्चा खेलते खेलते प्रकाश को देखना सीखता है। उसमें अलग अलग तरह की लाइट है तो बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे वो खेलते खेलते और देखते देखते भी जो हमको सिखाना है वो बच्चे सीखते। विजुअल मोटर कॉर्नर में रखे हुए चित्रों को चालू और बंद करके पसंदीदा चित्रों को देखकर और जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं तो स्पर्श अनुभव करके चित्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बच्चे की अवधारणात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे जब बच्चे को हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो उस स्टोरी में जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम रख सकते हैं और वो स्टोरी सुनाते सुनाते हम उस चीज़ को बच्चे के हाथों में दे सकते हैं। फिर अगर स्टोरी बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी जानना चाहेगा कि ये चित्र चित्र में कैसा दिखेगा या किस तरह का है, तो वो बच्चे में अपने आप जिज्ञासा जागृत होगी और वो उसको देखने का प्रयास करेगा और फिर देखते देखते उनका जो देखने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। फिर इस प्रकार इस कमरे में बच्चे का मूल्यांकन विभिन्न चीज़ों के माध्यम से और बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न गतिविधियों के कारण भी होता है। जो बच्चे उसमें एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो चीज़ें रखा हुआ है, जो चीज़ें हैं, उनके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। बौद्धिक मांसपेशी से संबंधित संचार आदि कौशल में वृद्धि होती है। संवेदी उद्दीपन कक्ष के माध्यम से दृष्टि संप्रेषण एवं इंद्रियों के प्रयोग आदि के साथ बहुविकलांगता वस्तुओं की अवधारणा का विकास किया जाता है। यह कमरे में स्पर्श और श्रवण की अन्य इंद्रियों की समान उत्तेजना को बढ़ा देता है। इसमें एक स्पर्शीय कोना और एक ध्वनि संचार अनुनाद बोर्ड भी है जो विशेष रूप से लगभग छोटे बच्चे की गति और स्पर्श संवेदनाओं को उत्तेजित कर सकता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग
कॉर्नर है, बच्चे अपने पसंद के हिसाब से वहाँ पे जाते हैं और फिर जो एक्टिविटी है या वहाँ पे रखी जो सामानें हैं उससे खेलते हैं। इस कमरे में विभिन्न श्रवण उपकरण की भी व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे के अवशिष्ट श्रवण को उत्तेजित किया जा सके और ध्वनि की गुणवत्ता आदि के मूल स्रोत और ध्वनि की तीव्रता आदि की पहचान करने के लिए इंद्रियों को समझने और उनके अंतर को संसाधित करने में महारत हासिल कर सके। जैसे आवाज़ है, वो हर एक चीज़ का जो आवाज़ है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे बच्चे सारे साउंड सुनेंगे तो उनको साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आएगा, फिर कौन सा साउंड किस चीज़ का है उसकी भी पहचान करने लगेंगे। फिर है संवेदी उत्तेजना। इस प्रकार इन अन्य इंद्रियों के साथ विभिन्न संवेदी आदानों के एकीकरण के माध्यम से अवधारणाओं और सूचना अधिग्रहण में विकास में मदद करती है। इस तरह संवेदी उत्तेजना कक्ष का उपयोग विभिन्न गतिविधियों और वस्तुओं द्वारा किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है गिरिकार। जो आज हमने किया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हो। जो पहला है, दृष्टिबाधित के साथ बहुविकलांगता बच्चों की समस्या क्या क्या होती है। फिर दूसरा है, टीम अनुमोदन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। और तीसरा है, संवेदी उत्तेजना कक्ष किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो इस तीनों प्रश्न को आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ACSB 01 का जो पेपर है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे पेपर के साथ आएंगे। धन्यवाद।